देखिए, तो आज की क्लास में कम्प्लीटली अपन बहुत सारी बातें जानने वाले हैं और बस बार से स्टार्ट करेंगे। तो बस बार के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर कैसे काम करता है, सीपीयू कैसे काम करता है, उसके बारे में जानेंगे अपन। और इसके बाद जितनी मेमोरीज होती है, मेमोरीज के बारे में जानेंगे और मेमोरीज के बारे में कम्प्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं अपन। तो शुरुआत करते हैं बड़ा बस से। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर बस क्या होती है? तो बस क्या होती है? सूचनाओं का लेन देन करने के लिए काम में आती है। सूचनाएँ जो होती है उनके लेन देन करने में काम आती है। जैसे हम कहते हैं कि अपने ये सीपीयू है और ये सीपीयू भाग होता है। सीपीयू के अंदर सब होते हैं, आप जानते हैं। सीपीयू के अंदर सीयू होता है, एएलयू होता है ना, रजिस्टर होते हैं, सिस्टम क्लॉक होते हैं, चारों होते हैं। तो इन सीपीयू का जो पार्ट है उसको डायरेक्टली जो हार्ड डिस्क से जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? हार्ड डिस्क को। तो वो बस बार के माध्यम से जोड़ा जाता है। जो ये तार होते हैं ये बस बार ही कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं बताओ? बस बार कहलाते हैं। तो ये बस बार कहलाती है और हार्ड डिस्क से जोड़ा जाता है इससे। तो हार्ड डिस्क से जो जोड़ने का जो काम होता है, जैसे सीपीयू को हार्ड डिस्क से जोड़ने का जो काम होता है वो बस बार के माध्यम से किया जाता है। और बस बार का काम होता है सूचनाओं का लेन देन करने का। तो सूचनाएं लेन देन होती है, मतलब हार्ड डिस्क से सीपीयू, सीपीयू से हार्ड डिस्क। तो मतलब कहने का मतलब सूचनाओं को लेन देन करने के लिए बस बार का प्रयोग किया जाता है। अब बस बार भाई एक नहीं, बस बार 3 प्रकार की होती है। बस बार कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो पहली जो बस होती है ना वो डेटा बस होती है। भी पहली बस कौन सी होती है बताओ? डेटा बस। डेटा बस पहली बस होती है। इसका काम क्या होता है? सीपीयू तथा मेमोरी के मध्य डाटा का लेन देन करने में प्रयोग किया जाता है। किसके मध्य? यही है, सीपीयू तथा मेमोरी के मध्य डेटा का लेन देन करने में काम में लिया जाता है डेटा बस। तो ये जो बस मैंने शो करी है आपके सामने, कौन सी बस है बताओ? डेटा बस है। कौन सी बताइए? डेटा बस है। क्योंकि सीपीयू तथा मेमोरी, क्योंकि हार्ड डिस्क क्या होती है? एक तो मेमोरी होती है, स्टोरेज। हार्ड डिस्क क्या होती है? मेमोरी होती है। तो सीपीयू तथा मेमोरी के मध्य डाटा का लेन देन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको? बस बार को। तो बस बार को डाटा का लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे तार निकले होते हैं। तो मेमोरी और तथा सीपीयू के मध्य डाटा का लेन देन के लिए जो प्रयोग में ली जाती है उसे अपन डेटा बस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बताओ? अपन डेटा बस कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी डेटा बस। इसके बाद दूसरी जो बस होती है ना वो होती है आपकी कंट्रोल बस। कौन सी बस होती है? कंट्रोल बस। इसके द्वारा कंट्रोल सिग्नल प्रदान किए जाते हैं भी। इसका काम लेन देन करने का नहीं होता, इसका काम होता है सिग्नल प्रदान करने का। जो कंट्रोल बस होती है वो कंट्रोल सिग्नल प्रदान करती है। कंट्रोल जो बस होती है वो क्या प्रदान करती है बताओ? कंट्रोल सिग्नल प्रदान करती है। और तीसरे प्रकार की जो बस होती है उसे बोलते हैं अपन एड्रेस बस। क्या बोलते हैं उसे? एड्रेस बस। और एड्रेस बस क्या होती है? एड्रेस के लेन देन में प्रयोग करते हैं। इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है, इसका प्रयोग सिर्फ एड्रेस के लेन देन में करते हैं। तो एड्रेस का आदान प्रदान में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बस 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार का उनका उपयोग भी अलग अलग है। तो अपने यहाँ पर जो यूज की जाती है वो डेटा बस है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? सीपीयू और मेमोरी के मध्य डाटा का लेन देन में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी कंट्रोल बस का कंट्रोल करने का काम होता है और एड्रेस बस का एड्रेस के लेन देन में काम होता है। ये 3 प्रकार की बसें होती है। तीनों प्रकार बसें डायरेक्ट एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी बस में सीपीयू और मेमोरी के मध्य डेटा का लेन देन किया जाता है? तो किस में किया जाता है बताओ? डेटा बस के द्वारा। और कौन सी बस के द्वारा कंट्रोल सिग्नल प्रदान किए जाते हैं? कंट्रोल बस के द्वारा, है ना। और एड्रेस का लेन देन कौन सी बस बार में किया जाता है? तो वह है एड्रेस बस। ठीक है, तो डायरेक्टली पॉसिबल थिंग सही। तो ये थी बस बार के बारे में। अब मैं बात करता हूँ आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ सीपीयू। सीपीयू कैसे काम करता है? तो अपन बात करेंगे आपके सामने फंक्शंस ऑफ सीपीयू का। सीपीयू किस प्रकार से काम करता है? तो भाई सीपीयू के काम करने का तरीका होता है। अपन ने बता दिया सीपीयू के कौन कौन से पार्ट होते हैं। एएलयू होता है, सीयू होता है ना। अपन ने बोला था रजिस्टर होते हैं, सिस्टम क्लॉक होता है। ये तो हार्डवेयर है, उसके भाग हो गए। तो अब सीपीयू वर्क कैसे करता है? बोले सीपीयू काम कैसे करता है? हमें काम होता हुआ दिखता थोड़ी है, ये तो मिली सेकंड्स में होता है, एमआईपीएस में होता है ना, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। सीपीयू की जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है पता है आपको? सीपीयू की जो स्पीड है वो मापी जाती है एमआईपीएस में। सीपीयू की जो स्पीड मापी जाती है वो कहाँ में मापी जाती है? एमआईपीएस में। इसका मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। सोचो 1 सेकंड में मिलियन इंस्ट्रक्शन। तो अपन क्या भाप सकते हैं, उसको पता लगा सकते हैं? इसकी जो सीपीयू की जो स्पीड है ना वो एमआईपीएस में मापी जाती है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड मतलब मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, मतलब 10 लाख इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। 1 सेकंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन। इतनी स्पीड होती है। जब भी कहते हैं ना कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो 1 सेकंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन, इतनी स्पीड होती है कंप्यूटर की। तो देखो अपन ये कह रहे हैं आपके सामने कि स्पीड ऑफ पॉसिबल है कि काम कैसे करता है। तो हम काम करता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन अंदरूनी जो प्रोसेस है वो बता रहे काम कैसे करता है। अपना जो स्लोली मोशन में जो बनता है वो फंक्शन ऑफ सीपीयू है, मतलब सीपीयू काम कैसे करता है। तो काम करने का तरीका देखो, सीपीयू 4 स्टेप में काम करता है।
CPU कितने स्टेप में काम करता है? 4 स्टेप में। तो पहली स्टेप है डेटा को फेच करता है। पहली स्टेप क्या बताओ? डेटा को फेच करता है, मतलब फेच करता है, कैच करता है, मतलब यूज कह सकते हो आप डेटा को लेता है। डेटा को फेच करता है मतलब डेटा को ले लेता है। तो डेटा आ गया CPU के पास, और डेटा कहाँ से ले लेता है? इनपुट डिवाइस से। डेटा कहाँ से लेता है? इनपुट डिवाइस से। डेटा कौन प्रदान करता है? इनपुट डिवाइस। बहुत सारे इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है ना, बहुत सारे इनपुट डिवाइस जो हमको इनपुट प्रदान करते हैं। तो इनपुट डिवाइस से ये क्या ले लेता है बताओ? डेटा को फेच करता है, मतलब डेटा को लेता है। और हम जो इनपुट डिवाइस से जो डेटा देते हैं ना भैया, क्या देते हैं? डेटा देते हैं। वो डेटा आसान भाषा में होता है, हमारी भाषा में होता है। हम लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, तो हमारी भाषा में होता है। तो उस भाषा कंप्यूटर थोड़ी समझता है भैया। क्या समझता है? डेटा ले लिया। अब कंप्यूटर उस भाषा को नहीं समझता, जैसे अपना उर्दू में लिख दिया, चलो, अरे अपन हिंदी में लिख दिया, अपन इंग्लिश में लिख दिया, तो हमारी भाषा को कंप्यूटर समझता है क्या? नहीं समझता है। तो दूसरा काम जो करता है वो करता है डिकोड करने का। क्या करता है बताओ? डिकोड करता है। जो अपन ने सिग्नल्स भेजे हैं, जो डेटा अपन ने भेजा, उसको डिकोड करता है। क्या करता है बताओ? हाँ ना। तो अपन क्या करते हैं? डिकोड करता है। डिकोड मतलब देखो क्या होता है कि वो आसान भाषा को कोड भाषा में बदलना, आसान भाषा को कोड भाषा में बदलना, कोड भाषा को वापस आसान भाषा में बदलना। तो अपन उसको कोडेड कर दें, तो 0101 कर देते हैं। क्या कर देते हैं बताओ? कोड। जैसे ये कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी भाषा, 0101। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी भाषा, 0101 समझता है ना। तो डिकोड कर दिया, आसान भाषा को कोड भाषा में बदल दिया। आसान भाषा को कौन सी भाषा में बदल दिया? कोड भाषा में बदल दिया। अब कोड भाषा को तो कंप्यूटर समझता भी है, बाइनरी भाषा को समझता है, 0101 को। अब कंप्यूटर समझ रहा है उस भाषा को, तो समझता है, तो जो प्रोग्राम आपने भेजा उसको एग्जीक्यूट करेगा भैया। क्या करेगा बताओ? उस प्रोग्राम के लिए काम करना, जो काम आपने भेजा है ना, अब वो काम करना शुरू करेगा। काम एक स्टेप में थोड़ी होता है, पहले लेता है, फिर लेने के बाद उसको डिकोड करता है, मतलब अपनी भाषा में बदलता है। किसमें बदलता है? अपनी भाषा में। जैसे आपसे कहीं, जैसे मान लो सपोज करो कि आपका खाना खाने का अंदाज अलग है ना। जैसे आपने कहीं गए, मान लो सपोज करो, जैसे कहीं से आप खाना लेके आए, पहले होटल से खाना लेके आए, तो लाने का प्रोसेस आपका, मतलब आप डेटा को फेच किया, आपने खाना लेके आए होटल से। अब लाने के बाद क्या किया? आपको मान लो खाना डायरेक्ट होटल के जैसे खाना खाना पसंद नहीं है आपको, तो आपने पहले अपने तरीके से डिकोड किया उसको, अपने तरीके से प्लेट में रखा, अना कटोरे में रखा, घर पर अपने सामान निकाले, उसमें से रखा, पानी का गिलास भरा, उस तरह से आपने किया, तो काम आपने कर दिया। उसके बाद आपने एग्जीक्यूट किया, मतलब काम तो वही करना है, मतलब क्या खाना है, और आगे का प्रोसेस तो आप जानते हैं, राइट बैक कर देता है, मतलब है ना। तो पॉसिबल है। तो यहाँ भी ऐसा ही आपके सामने एग्जीक्यूट करता है, मतलब उस प्रोग्राम को रन कर देता है, और वो काम हो जाने के बाद वापस क्या करता है? राइट बैक। और राइट बैक करके किसको प्रदान कर देता है भैया? आउटपुट डिवाइस को। किसको प्रदान कर देता है? और आउटपुट डिवाइस हमें शो कर देता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, है ना, ये हमको शो कर देते हैं कि भाई हाँ, हमको डेटा मिल चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपन बोले कि मुझे कोई प्रिंट देनी है, कोई शीट प्रिंट देनी है, तो उसको क्या कर, मैंने सिग्नल भेजा, प्रिंट पे क्लिक किया, कंट्रोल पी, प्रिंट। देते ही सबसे पहले वो CPU के बाद डेटा, CPU के बाद डेटा जाएगा, डेटा को फेच करेगा, फेच करके डिकोड कर देगा 01 में, फिर एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर राइट बैक कर देगा। राइट बैक करके किसको दे देगा? वापस आउटपुट डिवाइस वाले प्रिंटर को देगा। और ये जो काम होता है ना, मैंने 4 स्टेप में आपको डिटेल में समझाया है, ये काम मिली सेकंड्स में होता है। ये कह सकते हो आप का मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, काफ़ी कम समय में होता है। प्रिंट देते हैं, फटाफट प्रिंट आने लग जाती, नहीं लग जाती, पता चलता है आपको। ये सारा काम जो मैंने बताया दिखता है उसमें, ये काम दिखता नहीं लेकिन होता है, ऐसा होता है तभी होता है ना। तो याद रखिएगा 4 भागों में CPU काम करता है इस प्रकार से। एक CPU का काम करने का तरीका है, पहले डेटा को लेता है, फिर डिकोड करता है, फिर उस पर काम करता है, एग्जीक्यूट करता है, मतलब काम करता है, फिर वापस दे देता है इनपुट डिवाइस को। तो ये तो यहाँ तो इनपुट डिवाइस से लेता है, ये दोनों अंदर के काम है, और यहाँ आउटपुट डिवाइस को वापस दे देता है, यहाँ पर ये आउटपुट डिवाइस को वापस देता है। तो CPU इस प्रकार से काम करता है 4 भागों में। ये CPU का काम करने का तरीका है, ठीक है। तो ये CPU इस प्रकार से आपका काम करता है, फंक्शंस ऑफ CPU, तो अपन ने बताया इसमें। अब आ जाते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं, मतलब कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, मतलब कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं होती है, कंप्यूटर के गुण जिसे कहते हैं। डायरेक्टली पॉसिबल है, जो भी सिलेबस देखेंगे आप, चाहे आप देख लो अनर्थ चतुर्श्रेणी कर्मचारी का देख लो, राजस्थान वीडियो का देख लो, पटवारी का देख लो, BSF का देख लो, इनमें से कोई सा भी सिलेबस आप देख लीजिए, हर सिलेबस में आपको लिखा हुआ मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएँ, मतलब कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से विशेष गुण पाए जाते हैं, है ना, जो खास बातें हैं, जो बताते हैं आपको कौन कौन सी अच्छी बातें कंप्यूटर के अंदर है। देखो क्या होता है, कोई चीज़ बनती है ना, कुछ की अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो पहले अच्छाइयाँ बताएंगे और बाद में कंप्यूटर की बुराइयाँ बताएंगे आपको।
तो पहले अपन गुणों के बारे में बात करेंगे, वास्तव में विशेषताएं क्या क्या है जो वास्तव में अपन को फ़ायदा पहुंचा रही। तो कंप्यूटर की जो पहली विशेषता है वो उसकी स्पीड है। अभी थोड़ी देर पहले कहा मैंने, कंप्यूटर की स्पीड बहुत खतरनाक होती है, MIPS में होती है। कंप्यूटर की स्पीड होती है ना, बहुत हेवी होती है। कंप्यूटर की गति काफ़ी तेज़ होती है। MIPS में मापा जाता है इसकी स्पीड CPU की मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मतलब 10 लाख पर सेकंड, 10 लाख इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड में, इतनी स्पीड होती है कंप्यूटर की। अपन तो सोच ही नहीं सकते इतना। तो वुमन तो नॉर्मल सी बात है ही नहीं है। 10 लाख इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड के अंदर क्यों पॉसिबल है? तो इतनी स्पीड होती है। तो ये कहते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत हैवी होती है, मतलब बहुत हाई स्पीड होती है। ये सबसे विशेष गुण है कंप्यूटर का, जो औरों से बहुत खतरनाक बनाता है इसको। तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है। तो पहला विशेष गुण कंप्यूटर में क्या पाया जाता है? कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत क्या होती है? तेज़ होती है। इसके बाद दूसरा विशेष गुण भी है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है भैया त्रुटि रहित, हिंदी में बोलते हैं अपन त्रुटि रहित। कंप्यूटर की एक खास बात है भैया, ये जो भी गणना करता है, जो भी काम करता है, ये त्रुटि रहित करता है। इसमें गलती होने की संभावना नहीं है, तो करता ही नहीं अगर ख़राब हो जाएगा, और करता है तो इसमें गलती होने की संभावना शून्य होती है। गलती होने की संभावना क्या होती है? शून्य। तो इसकी स्पीड और एक्यूरेसी 100% है, तो ये कह सकते हैं कि इसकी त्रुटि रहित काम करता है। एक्यूरेसी 100% है इसकी, अपन कह सकते हैं ये 100% है। ना गलती होने की संभावना 0 है। गलती होने की संभावना क्या बताओ? 0। तो गलती होती ही नहीं इसमें, अगर आपने कमांड एकदम सही दिए। और तो और आपकी गलतियों में सुधार करने का काम भी करता है। कई बार अगर आप गलत स्पेलिंग भी लिखते हो तो उसमें बताता है ना भाई स्पेलिंग गलत है, नीचे रेड लाइन आ जाती है, देखा होता आपने। हाँ ना, इस प्रकार से गलती को सुधार करने का काम भी करता है। अगर मान लो आप गलती करते हो तो कंप्यूटर कभी गलती करता ही नहीं, ये त्रुटि रहित काम करता भी है। और त्रुटि रहित काम करने के लिए जाना जाता है, हिंदी में बोलते हैं त्रुटि रहित, मतलब एक्यूरेसी 100% इसकी, मतलब गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आप बेझिझक अपना काम कंप्यूटर से कर सकते हैं। आपने अगर कोई गणना करनी है, आपके कर्मचारियों को सैलरी देनी है, तो अथवा जोड़ दो, एक्सेल में डायरेक्ट ही नीचे आ जाएगा है ना पूरा डाटा कि इतना खर्च हुआ। भले आपको आपने आज से नहीं भी जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त काम करके देगा, अच्छी गणना करके देगा। तो ये काम है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी 100% होती है भी। तो पहली बात स्पीड बहुत तेज़ होती है इसकी, दूसरी बात त्रुटि रहित काम कर सकता है, और तीसरा इंपॉर्टेंट गुण जिसके पाया जाता है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? हाँ ना, क्या होता है? स्टोरेज कैपेसिटी भरण क्षमता, है ना, क्या होती है? हाँ, भरण क्षमता, है ना। स्टोरेज कैपेसिटी भरण क्षमता अप टू टेराबाइट, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है भैया। ये टेराबाइट तो मैं बोल रहा हूँ आजकल के लैपटॉपों के हिसाब से। आजकल तो जियोबाइट तक आ चुका है। कहाँ तक आ चुका है? जियोबाइट तक आ चुका है ना। देखो टेराबाइट, अप टू टेराबाइट बोल रहा हूँ मैं। टीबी जो लैपटॉप कंप्यूटर जो आ गए ना अभी हम यूज़ कर रहे हैं, आपको पता हो, तो उनकी जो क्षमताएँ वो टेराबाइट तक आ गई। 1 TB का आ गया ना, 1 TB मेमोरी होती है ना। 1 TB मेमोरी कितनी ज़्यादा होती है सोचो। 1 TB में कितना होता है? 1024 GB। कितना GB? 1024 GB। सोचो आप, है ना। अपना जो आपको मोबाइल 128 GB का है ना। अरे से 1024 GB में 1 TB होता है। तो ये समझो इतनी स्टोरेज कैपेसिटी। और ये तो मैं छोटी मोटी बात बता रहा हूँ, इससे भी 10 गुना ज़्यादा और भी ज़्यादा, है ना। जियोबाइट आ गया आज की दुनिया में। क्या आ गया बताओ? अभी बताऊँगा आपको मैं कि जियोबाइट आ चुका है। और जियोबाइट की जो क्षमता होती है ना वो 1000 की पावर 10 होती है। 1000 की पावर कितनी? 10। इतनी स्टोरेज कैपेसिटी इसकी। और 1000 की पावर 10 का मतलब समझ रहे हो आप? 1000 को 10 बार गुणा करना। 1000 कितनी बार गुणा करना? 10 बार गुणा करना। मजा आ गया? इतनी क्षमता इसकी लगभग। और पूरा बोलो तो 2 की पावर ऐसे बोल सकते हैं, 2 की पावर 100 के आसपास तो बोलते हैं। तो लगभग है, तो लगभग माने 1000 की पावर 10 याद रखो आप। ये लगभग मानो सोचो, एग्जैक्ट मान भी बताएंगे थोड़ी देर बाद। तो इतनी मेमोरी आ चुकी है धीरे धीरे। जब आपको जैसे क्या है पुराने टाइम पे जब मोबाइल यूज कर, जब सन 2006 में 5 में मेरा पहला मोबाइल था, उसकी कैपेसिटी थी 128 MB। और 128 MB को देख के हम बड़ा खुश हुए थे, कारण यार मेरा घर वालों ने इतना शानदार मोबाइल मुझे दिलाया है। और 128 MB कैपेसिटी, इसमें 10-12 गाने आ जाते हैं अभी, है ना। 10-20 गाने आ जाते थे, बड़ा मज़ा आता था। 2006 में तुम में से बहुत सारे बच्चे पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो 2-5 साल 8 साल के होंगे। उस टाइम की मेरी लाइफ का मेरा पहला मोबाइल था मेरे पास। और 2007 में मैंने पहला लैपटॉप लिया था मैंने HP कंपनी का, है ना। 2007 से लैपटॉप चला रहा हूँ मैं कंप्यूटर इसमें। तो 2007 में मेरे घर वालों ने मुझे पहला HP कंपनी का लैपटॉप दिला दिया, है ना। HP कंपनी का था, उस टाइम पे 45,000 का था, है ना।
तो मैं भी कह रहा हूँ आपको, देखो कि उस टाइम पे लैपटॉप का इतना क्रेज़ और कंप्यूटर का इतना क्रेज़ नहीं था, लोग जानते नहीं। जब मैं गांव जाता था ना, तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, वहाँ से जब गांव आता था तो गांव के बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे आसपास मोबाइल ले लेके कि मेरा गम्मारा गाना डाल दे बीमार का, क्योंकि गाना डालने के 50-60 रुपये लेते थे, पता है उस टाइम पे। कि जो दुकान पे गाने डलवाने जाते थे ना, तो डाउनलोड कराने 50-100 रुपये लेते थे। मैं फ्री में डालता था भैया, जब मैं गाँव में आता दीपावली की छुट्टियों में से, तो मेरे पास लैपटॉप था तो मैं फ्री में डाल देता था। तो कहने का मतलब है डाउनलोडिंग का भी चार्ज लगता था, कोई पिक्चर डालो 20 रुपये की पिक्चर डाल देते पहले, 20 रुपये पिक्चर डाला इसमें ना मोबाइल में, तो ऐसा होता था। और पहले 128 MB, 512 MB, 1 GB बहुत ज़्यादा लगता था हमको, तो यार बहुत खतरनाक है। अब आजकल तो 256 GB भी कम लगता है हमको। आप अपने पास 8 128 मोबाइल है मान लो, तो आज 128 GB तो मोबाइल में कैपेसिटी है अपने। अब उस टाइम का जो लैपटॉप था मेरा, उसकी मेमोरी 80 GB थी। क्या थी बताओ? मेरे अभी के मोबाइल से भी कम ही समझो आप, तो बहुत कम ही मानो, 80 GB तो उस टाइम पे लैपटॉप की मेमोरी थी। तो धीरे धीरे साइंस ने कितनी ग्रोथ कर ली है। आप टेराबाइट की बात नहीं करो, आप जियोबाइट की बात करो, 1000 की पावर 10 इतनी मेमोरी आ चुकी है। आने वाले टाइम पर तो तुम्हें 1 GB का तो गाना आऊगा, है ना। आगे बता रहा हूँ मैं आपको, इतनी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आ जाएगी। 6G आ जाएगा 2030 के आसपास, है ना। तो भारत में जो 6G लॉन्च होगा ना, तो उसमें टावर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भैया। ये जो टावर्स वगैरह है ना, भारत में 6G जब लॉन्च हो जाएगा ना, तो टावर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा का मॉडलाइड होगा। तो उस प्रकार से पॉसिबल होगा सब कुछ चीज़ें। तो धीरे धीरे स्पीड ऑफ पॉसिबल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जो भरण क्षमता उस पर भी काम किया जा रहा है, तो ये जो भरण क्षमता पर ज़्यादा काम किया, अब जो लैपटॉप है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी का जनरल, है ना। तो कैपेसिटी इतनी ज़्यादा रहेगी, तो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है कि आप एक घर में, मैं तो इनको सीधा एग्जाम्पल दे कह सकता हूँ कि इतनी कैपेसिटी होती है कि एक घर में, एक गोदाम में जितनी फाइलें रख सकते हो आप, ये एक फोल्डर में रख सकता है। इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। मैं कह रहा हूँ आपके सामने कि एक बड़े मकान में, एक बंगले में जितनी फाइलें अपन रखते हैं लिखित में, उतनी फाइलें एक फोल्डर में रख लेता है। इतनी कंप्यूटर कैपेसिटी ना। तो पहले तो पटवारिया कमरा देख करो पुराना, हाँ तो लैपटॉराइज हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। और पटवारिया कभी फाइला, लाल कलर की फाइल हो रही है, चारों तरफ फाइला, पटवारी बीच में बैठे हुए फाइला। कोई बार गड़ जाओ चाहिए तो कोई का नमल अच्छा सड़ जाओ चाहिए, है ना। अब गड़ने सड़ने का सिस्टम नहीं, सब सर्वर पर अपलोड होता है डायरेक्ट ही। ये ना कि तुम्हारा कंप्यूटर ख़राब होगा जब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सर्वर पर अपलोड होता है डायरेक्ट डाटा। जो सरकारी डाटा होता है ना, कहीं पर अपलोड होता है, सर्वर पे, तो फिर डिलीट होने के चांसेस भी नहीं, है ना। इस प्रकार से तो तीसरा इंपॉर्टेंट गुण कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है, स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, अप टू टेराबाइट कह सकते हैं अभी तो, और भी ज़्यादा आगे हो जाएगी जियोबाइट तक, ठीक है। अब आ जाओ आपके सामने डिलीजेंस। चौथा विशेष गुण जो कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है वो है डिलीजेंस। इसे बोलते हैं सक्षमता। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? सक्षमता। यह बिना थकावट अधिक समय तक कार्य करने में सक्षम होता है भी। डिलीजेंस का मतलब होता है सक्षमता। विशेष गुण है कंप्यूटर का भी, बिना थकावट के बहुत समय तक काम करता है। सुबह 6 बजे इसको काम पे लगाओ और रात की 12 बजे तक काम कराते रहो, कभी ना तो चाय मांगेगा न थकेगा। ये भी इसे मानवों से विशेष गुण है इसमें। मानव तो थक भी जाएगा, चाय भी पी सकता है, कोई उसको जो दिनचर्या का जो काम हो सकता है, वॉशरूम आ जाए, कुछ भी आ जाए तो जाना पड़ सकता है, पानी पी सकता है, वो खाना खा सकता है, ये सब ज़रूरतें मनुष्य को महसूस होती है। लेकिन क्या इसको महसूस होती है? तो बिना थकावट के काम कर सकता है, कंटिन्यू जितने भी घंटे आप काम कराना सकते हो, है ना। तो बिना थकावट के डिलीजेंस पावर होती है इसके अंदर, बिना थकावट अधिक समय तक कार्य करने के लिए सक्षम होता है। ये होती है सक्षमता होती है बीच में, ठीक है। और पांचवा विशेष गुण पाया जाता है ऑटोमेशन, स्वचालन का गुण पाया जाता है बीच में। इसमें एक बार कोई भी डाटा प्रोसेसिंग के लिए आप दे दो, है ना, अब आपको मानव हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे 200 प्रिंट देनी है, एक बार प्रिंट दे दी, मोबाइल घूमे बार, मुझे मानव हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। मैंने 200 प्रिंट दे दी, मुँह घूमे आए, 12 घूमे आराम से पानी वानी पियाओ, देते रहो प्रिंट, मुझको पास में बैठ देखता हूँ, बोले प्रिंट दे रहे हो भाई, ऐसे देखने की जरूरत है भाई? नहीं, मैंने कमांड दे दी सिर्फ। क्या दे दी बताओ? कमांड। इसमें ऑटोमेशन है, स्वचालन की प्रक्रिया है। इसने कमांड दे दी, एक अपना काम कर रहा है, जो कोई भी काम तो अपना आप ही करता रहता है। तो अपन ने कमांड दी, इसके कमांड के साथ काम करेगा ही, है ना। तो ये काम कर ही रहा, मैंने जो प्रिंट दी इसके अंदर इसको काम प्रिंटर कर रहा है, आउटपुट डिवाइस। तो ऑटोमेशन होता है, स्वचालन होता है। क्या होता है बताओ? स्वचालन का गुण भी विशेष गुण पाया जाता है। ये पांचवा विशेष गुण है इसका। और छठा विशेष गुण जो आपको दिख रहा है, विश्वसनीयता। कंप्यूटर के कलपुर्जों पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो भी है। कंप्यूटर के जो कलपुर्जे होते हैं ना, उन पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के जो कलपुर्जे में इतनी विश्वसनीयता होती है, गलती होने की संभावना तो जीरो होती है। गलती होने की संभावना क्या होती है? जीरो। ये तो डायरेक्ट ही ख़राब होते हैं। फिर अच्छा थोड़ा थोड़ा ख़राब ना हो, या तो नया बदलाव, या फिर ऐसे नहीं को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो इस कलपुर्जों पर आप 100% विश्वास कर सकते हैं। इससे गलती होने की संभावना जीरो होती है भी, इसमें गलती नहीं होती। विश्वसनीयता काफ़ी ज़्यादा है इसकी, इसलिए विश्वास कर सकते हो आप, ठीक है। इंसान से ज़्यादा विश्वास कर सकते हो। इंसान तो हो सकता है धोखा देते भी, हाँ ये धोखा नहीं देता भी,
आगे देखो, गणितीय संख्या से जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये सब कार्य तो कंप्यूटर करता है, आप अच्छी तरह जानते हो। कैलकुलेटर होता है कंप्यूटर के अंदर। अब दुनिया का पहले कंप्यूटर का निर्माण करना ही किस मकसद था? गणना करना ही तो था। दुनिया का पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा, वो क्या मकसद था उसका? गणना करना ही था। गणना करने के मकसद से दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया गया था। वो गणितज्ञ ही तो था। बनाने वाला कौन था बताओ? गणितज्ञ था। अब दो संख्याओं को आपस में तुलना करता है ये, और कोई सूचना या संख्या को दिखाना है तथा छापने का काम भी करता है। ये सारे काम कंप्यूटर के अंदर किए जाते हैं। ये विशेष गुण है कंप्यूटर के हट और काफ़ी इंटरेस्टेड गुण है जो काम आते हैं अपने। अब देखो याद रखना, जिसके अंदर अच्छाइयाँ होती है उसके अंदर बुराइयाँ भी पाई जाती है। इतनी सारी तो कंप्यूटर के अंदर अच्छाइयाँ पाई जाती है भी, ये तो विशेष गुण है इसके, और कंप्यूटर में ये गुण पाए जाते हैं। लेकिन भैया जिसके अंदर गुण होते हैं उसके अंदर अवगुण भी होते हैं। अब आप सोच रहे हो कोई इतनी अच्छाई वाला इंसान जैसे रावण के अंदर अच्छाइयों की कमी थी कि भी? बहुत अच्छाइयाँ थी, आपको पता हो तो। दुनिया का पहला शल्य चिकित्सक, दुनिया का पहला वास्तुशास्त्र, है ना, दुनिया का पहला वैज्ञानिक, दुनिया का, हाँ वैज्ञानिक, और क्या तो खतरनाक वैज्ञानिक था वो तो, जिसने दुनिया की पहली टाइम मशीन बना ली, फ्यूचर देख लेता उसने। हाँ, दुनिया का पहला आर्किटेक्ट, स्वर्ग तक सीढ़ियाँ लगाने का काम कर रहा था वो, है ना। तो वो दुनिया का और विशेष गुण था, प्रगाढ़ पंडित, ज्योतिष शास्त्र, है ना, गजब की नॉलेज थी खगोल शास्त्र वगैरह के बारे में। इतने सारे गुण होने के बाद भी कोई ना कोई कमी तो थी ना कमी, है ना। तो एक दो कमियाँ थी। पहली कमी तो अहंकार, दूसरा चरित्र, है ना। तो दो चीज़ें बहुत ख़राब कमियाँ थी, चरित्र सही नहीं था, है ना। और एक का था अहंकार था। तो अहंकार भी बहुत ख़राब चीज़ है और चरित्रहीनता भी बहुत ख़राब चीज़ है। दो अवगुण उसके थे। उसी प्रकार से कंप्यूटर के भी दो अवगुण भी, ज़्यादा नहीं इसके भी, कंप्यूटर के भी दो अवगुण पाए जाते हैं। और कौन कौन से दो अवगुण है वो देखिए आप। कंप्यूटर की दो हानियाँ ये भी। पहली क्या है? नो फीलिंग, समझ रहे बात? संवेदना रहित होता है ये। संवेदना मतलब इसके अंदर कोई भावना ही नहीं, फीलिंगलेस है, ना। ऐसा दुख दर्द नहीं होता किसी बात का, ये फीलिंग ही नहीं है इसके अंदर। ये समझो, चूमटे बढ़ दो कहाँ पर करना पड़ रहा, फीलिंग कहाँ है? था बरो लड़ना पड़ता था, इसके अंदर फीलिंग ही नहीं है। मतलब संवेदना रहित है, संवेदना वाली कोई बात ही नहीं है। चूमटे बरो, दो चार थपड़ा दे लो न चाल रहे तो, है ना, था लाग रो थपड़ दे बस चाल जाओ भाई, तू को कहीं पर पकड़ दो चार दो लाता है कि दो बोले फिर को कहीं पड़ रहा हूँ। संवेदना रहित होता है भैया। इसको तुम्हारी बात से ना तो दुख होगा, नहीं तो रूस भाग जाओ, खाल ना हो बेथा पा दे लेता ना, खाल ना हुआ वो जाओ खा भागो। तो कहने का मतलब संवेदना रहित होता है ना। तो इसको क्या होता है कि फीलिंग तो है ही नहीं इसके अंदर, है ना। अगर था मान लो सपोज करूँ उनको सामने मर भी जाओ ना तो था नूट आओ भाई, उसके अंदर फीलिंग है ही ना। और था मर जाओ बोले उनको सामने खुद घुसी कर लो बोले, उसके अंदर फीलिंग नहीं है भी। तो पहला जो अवगुण है कंप्यूटर के अंदर वो संवेदना रहित होता है भी, उसके अंदर फीलिंग ही नहीं। उसको आपके चोट लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके खुद की चोट लग जाए उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे अपन किसी अपने सामने कोई कट जाए आदमी तो हम लोग अंदर से लगता है नहीं यार कैसा लग रहा है, हमारे अंदर फीलिंग होती है। किसी को दुख को देख कर हम रोने लग जाते हैं, किसी सुख में मचने लग जाते हैं। यही तो महसूस करना होता है, हम महसूस कर पाते हैं भी क्योंकि हम मानव है, सही बात है। लेकिन किसी के दुख में शरीक होता है, किसी के गम में ये होता है, कभी कंप्यूटर नहीं होता है। तो भैया उसके अंदर फीलिंग होती है नहीं, संवेदना रहित होता है, पहला अवगुण है उसका। दूसरी अवगुण होता है क्षीण बुद्धिमत्ता होती है, आयु की लेवल 0 होता है बेस, सोचने समझने की शक्ति। क्षीण बुद्धिमत्ता, आयु की लेवल 0, क्षीण बुद्धिमत्ता होती है इसकी, आयु की लेवल 0 होता है इसका। सोचने समझने की क्षमता नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी था जे देगा वो काम करोगे, उनको लाओ दूसरा था सोच लेना कि भाई यही भी करिया जाए तो न कर रहा हो वैसे था ना। कहती यहाँ 4 मूर्ति 4 2 समस्या ले आ जाए तो 4 रोबोट बना दी था ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसका उदाहरण है? कंप्यूटर का उदाहरण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 5th पीढ़ी के अंतर्गत आ रहा है अभी, AI जिसे बोलते हैं रोबोटिक्स, रोबोट बना दिया आपने बोल दिया काम को 4 मूर्ति जाए, 1 चाय ला जाए और 2 समोसा ला जाए, है ना। अगर आपने 1 चाय 2 समोसा की और अगर मान लो वहाँ जा तुमने पैसा दे दे 1 चाय 2 समोसा, तो भले था 100 को नोट देगा, 100 को दिया वो था पैसा लाभ थोड़ी की पाची। वो तो भाई साहब 2 समोसा लिया और जैसे उनका हाथ में 2 समोसा आया, है ना, और 1 चाय आई फटाफट रवाना, है ना। उनसे था ना कि भाई पैसा भी लाना पाची था ना, कमांड ही नहीं थी पैसा लाभा की, पैसा लाभा कमांड देनी पड़ती। तो बाकी बच्चे जो पैसा भी ले रहा जाए बावड़ा जब कहता था शाम से जब जा ले रहा तो, है ना, जब तो कैसे ले रहा हूँ भाई, तो उसके लिए कमांड देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? क्षीण बुद्धिमत्ता होती है उसकी। इंसान तो समझता है, आज मैं तुमसे नहीं भी कहूँ, जैसे मैंने 100 का नोट दिया चेतन को कि भाई 2 समोसा और 1 चाय ले आना, तो ये तो गया 2 समोसा चाय ले आया और बाकी पैसे लाएगा अपना आप ही, मुझे कहने की जरूरत पड़ेगी इससे भाई पैसे लाना बाकी। ये कुछ समझता है कोई इतना का 2 समोसा थोड़ी आओ भाई, सही बात है। फिर वो नहीं समझता है, तुमने कहा उतना ही समझता है,
मैं उतना ही समझता हूँ जितना तुम कह रहे हो, ज़्यादा बोल रहा है मत, है ना। तो याद रखे वो मानता ही नहीं इस बात को, जानता भी नहीं। तो ये दो विशेष अवगुण हानियाँ है कंप्यूटर की, जो कंप्यूटर के अंदर पाई जाती है। इन पे भी काम चल रहा है अगर आप कहो तो। इनके अंदर फीलिंग डाली जा रही है, आपको पता हो तो, और इसकी बुद्धि आयु के लेवल को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये भी AI के थ्रू इसका काम हो रहा है। और जब इस पर काम हो जाएगा तो ऐसे रोबोटिक्स दुनिया में आ जाएंगे, तो मानव की ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो इस पर काम हो रहा है फिलहाल, ठीक है भाई। तो कंप्यूटर बहुत तरक्की कर रहा है, साइंस बहुत तरक्की कर रहा है युग में। अब आगे आ जाओ, मेमोरी पढ़ते हैं अभी, और मेमोरी के बारे में जान लेते हैं अभी, ठीक है भाई। आराम से सुनना अच्छे से। तो अभी तक तो जान रहे थे अपन, वो हानियाँ वगैरह जान रहे थे। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की अगर हम बात करें, हार्डवेयर वाला जो पार्ट अपन बता रहे थे, वो 4 हार्डवेयर होते हैं अपने। कितने हार्डवेयर होते हैं? 4, जिनमें से 3 हार्डवेयर में पढ़ा चुका हूँ आपको। CPU पढ़ा लिया अपन ने, है ना। इनपुट डिवाइस पढ़ा दिया अपन ने, आउटपुट डिवाइस अपन ने पढ़ा दिया आपके सामने। तो ये तीनों हार्डवेयरों के बारे में आपको बता चुका हूँ। चौथा इम्पोर्टेंट हार्डवेयर अगर कंप्यूटर के अंदर कोई है तो वह है मेमोरी। चौथा इम्पोर्टेंट हार्डवेयर अगर कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ है तो वो क्या है बताओ? मेमोरी। अब मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी से 1-2 क्वेश्चन पक्का आते हैं भी। मेमोरी बहुत प्रकार की होती है। अब 2 तरह की मेमोरी होती है, उनको आगे डिवाइड भी करते जाएंगे, गौर से देखते जाना। और जो आप मेमोरी के सवाल पूछ रहे थे वो सारे यहाँ क्लियर हो जाएंगे आपको। तो मेमोरी की बात कर रहे थे अपन, 2 तरह की मेमोरी होती है। एक तो होती है इंटरनल मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है? और एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी होती है, एक इंटरनल मेमोरी होती है। 2 तरह की मेमोरी पाई जाती है भैया। तो पहले मैं इंटरनल मेमोरी समझाता हूँ आपको। देखो जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं या लैपटॉप खरीदने जाते हैं, जैसे मोबाइल खरीदने गए तो मोबाइल वाला कह रहा है कि भैया ये मोबाइल 8/128 का है। किसका है बताओ? 8/128 का है। तो इसमें जो पीछे बोला, आगे बोला ना 8, वो रैम है। 8 क्या है? रैम। ये स्पीड के लिए वर्क करती है। और पीछे जो 128 बोला है वो रोम है। क्या बताओ? रीड ओनली मेमोरी जिसे बोलते हैं, वो स्टोरेज के काम आती है। किसे काम आती है? तो जो मोबाइल आप खरीद रहे हो उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो 128 GB। कितनी बताओ? 128 GB है। तो वो इंटरनल कैपेसिटी है। कौन सी कैपेसिटी बताओ? इंटरनल। इंटरनल जानते हो? कोई मेमोरी कार्ड लगाएगा आपने? लगाएगा मेमोरी कार्ड? नहीं लगाया। मोबाइल के खुद की इंटरनल मेमोरी है 128 GB। कितनी बताओ? तो वो होती है आपकी इंटरनल मेमोरी, जो उसके अंदर ही होती है। लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर उसको अलग से हार्ड डिस्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। इंटरनल मेमोरी होगी इसकी, ठीक है। वो होती है इंटरनल मेमोरी। और जो मेमोरी कार्ड जो बाहर से लगाया तुमने, क्लियर लिखा होता है 128 GB तो इंटरनल मेमोरी है। और आल्सो एक्सपांडेबल 128 GB, मतलब 128 GB और एक्सपांड कर सकते हैं आप। भले 128 GB का कार्ड और लगा सकते हैं, इतना और बढ़ा सकते हैं कार्ड लगा के आप। अगर आपको ज़्यादा हार्ड डिस्क चाहिए या ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो कर सकते हैं। तो वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है। वो कौन सी मेमोरी होती है फिर? जो बाहर से जो लगाए जाते हैं ना, जैसे मेमोरी कार्ड लगा रहे हैं अपन, पेन ड्राइव लगा रहे हैं, ये सब क्या होता है? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह, ये सब क्या होती है? एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो 2 तरह की मेमोरी होती है। एक तो हमारे को उसके अंदर ही होती है और एक बाहर से लगाई जाती है। तो एक्सटर्नल मेमोरी को सहायक मेमोरी भी कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है, या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है इसे, ठीक है। अब इंटरनल मेमोरी 2 प्रकार की होती है। इंटरनल मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो इंटरनल मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है कोर मेमोरी और दूसरी होती है सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो कोर मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया था? याद आ रहा? कोर मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत किया गया था? मैग्नेटिक कोर मेमोरी, है ना, कह सकते हैं अपन। मैग्नेटिक जो टाइप की जो मेमोरी थी, जो किस में यूज़ की गई थी बताओ? हाँ, तो ये कंप्यूटर के द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत ही कर दी गई थी काफ़ी पहले। तो ये समझ लो कि इसका प्रयोग आजकल कम होता है थोड़ा। ये मेमोरी का प्रयोग थोड़ा कम हो गया है ना। अब अपने सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई। कौन सी मेमोरी आ गई बताओ? हाँ, ये कंप्यूटर की दूसरी पहले की पीढ़ियों में, पहली दूसरी पीढ़ियों में प्रयोग किया गया इसका पहले शुरुआत में, लेकिन बाद में इसका प्रयोग बंद कर दिया गया। फिर आ गई सेमीकंडक्टर मेमोरी। कौन सी मेमोरी आ गई भैया? और सेमीकंडक्टर मेमोरी 2 प्रकार की होती है भैया। सेमीकंडक्टर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है वोलेटाइल, जो अस्थायी होती है, और एक होती है नॉन वोलेटाइल, जो स्थायी होती है। एक तो वोलेटाइल होती है। कौन सी होती है बताओ? वोलेटाइल। जो तो क्या होती है? अस्थायी होती है। क्या होती है? स्थायी नहीं है, अस्थायी होती है। और अस्थायी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है? तो रैम आती है और एक कैच मेमोरी आती है। रैम जानते हैं आप? इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो मोबाइल खरीदते हैं जिसमें 8/128 बोला जाता है, वो आगे जो 8 है ना, वो रैम ही है। यह अस्थायी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? अस्थायी। ये स्थायी नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत रन किया गया डाटा मिट जाता है। इसके अंतर्गत रन किया गया डाटा क्या हो जाता है? जैसे आपने कोई भी चीज़ रैम के द्वारा सर्च करी, स्पीडली उसने डन करी, तो डन करने के बाद क्या वो डाटा रह जाता है उसमें? नहीं,
वो तो हटेगा यार जब तक आपने सेव नहीं किया, सही बात है ना। तो यूँ कह सकते हैं, बट रैम एक अस्थायी मेमोरी भी है। और कैच मेमोरी इसकी स्पीड होती है ना काफ़ी ज़्यादा होती है, कैच मेमोरी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। और एस रैम और डी रैम 2 प्रकार की रैम होती है। अभी इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, 2 प्रकार की रैम होती है, स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम, है ना। ये इनकी कीमत पर डिपेंड करती है, जिसकी कीमत ज़्यादा होती है उस प्रकार की रैम हो जाती है। स्टैटिक रैम यूज़ करते हैं, डायनेमिक रैम और ज़्यादा महंगा में यूज़ करते हैं। तो ये महंगे और सस्ते का फ़र्क आ जाता है अभी यहाँ पर जिन दोनों मेमोरी के अंदर, और कोई अंतर नहीं, ठीक है। इसके बाद अपन कह सकते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, स्थायी मेमोरी होती है, रोम जिसे बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? रीड ओनली मेमोरी, जिसे आप कहते हो ना 128 पीछे बोलते हैं आप। तो ये स्टोरेज के लिए काम आती है। कहाँ काम आती है बताओ? स्टोरेज के लिए काम आती है। दिस इज़ ओनली यूज फॉर स्टोरेज। इसको स्टोरेज के लिए हम काम में लेते हैं रोम को। 128 GB बोलते हैं ना पर पीछे, वो रोम होती है। तो क्या होती है बताओ? रोम। वो स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत लिखा गया डाटा रह सकता है। क्या कर सकता है? रह सकता है। अब देखो रोम भी आपकी 3-4 प्रकार की होती है। तो पहली रोम होती है, फुल फॉर्म सुनना, डायरेक्ट पेपर में आ जाती है। पहली रोम है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनकी सबकी फुल फॉर्म लिखा हूँ, पहले सुन लो। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या बोल रहे हैं? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये फुल फॉर्म है इसकी। इसके अंतर्गत लिखा गया डाटा मिटाया नहीं जा सकता। अगर आपने पी रोम के अंतर्गत कोई डाटा लिखा है तो उसको आप फिर मिटा नहीं सकते। दुनिया कोई ताकत नहीं मिटा सकती। आगे देखो ईपी रोम। तो ये ईपी रोम में क्या होता है? इरेजेबल। ई का मतलब होता है इरेजेबल, पी का मतलब प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। आगे तो आएगा इसे इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इसके अंतर्गत लिखा गया डाटा, है ना, पराबैंगनी किरणों के माध्यम से मिटाया जा सकता है ना, यूँ कह सकते हैं अपन। इसके अंतर्गत लिखा गया डाटा किसके माध्यम से मिटाया जा सकता है? और ये देखो आगे इलेक्ट्रिकली और जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ये विद्युत तरंगों के माध्यम से मिटा सकते हैं, है ना। विद्युत तरंगें होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ये 3 प्रकार की रोम होती है, मिटाने के हिसाब से अलग अलग होती है, बाकी सब सेम है। और फ्लैश रोम भी होती है जो इसके जैसी होती है, ये एसपी रोम जैसी होती है, इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, तो 4 प्रकार की रोम होती है और 2 प्रकार की रैम होती है, एस रैम और डी रैम। तो ये सबसे इंटरनल मेमोरी थी सब। ये सब कौन सी मेमोरी है? इंटरनल के अंदर ही था ये सब कुछ जो मैंने बताया अभी तक, ये इंटरनल मेमोरी का भाग था। अब इंटरनल मेमोरी के बाद आप बाहर से लगाने वाली, ये तो सब लैपटॉप या मोबाइल के अंदर पहले से ही जो पहले से मौजूद है वो मेमोरी आती है। तो अब आप चाहते हैं कि मेमोरी कम पड़ रही है, बाहर से लगाएं, तो बाहर से कौन कौन सी मेमोरी आती है लगाने के लिए? बाहर से घुसेड़ते हैं। अब वो मेमोरी कौन कौन सी आती है देखो, उसे बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो सीक्वेंशियल एक्सेस, चुंबकीय टेप। ये भी कंप्यूटर की पुरानी पीढ़ियों में इसका प्रयोग किया गया था, चुंबकीय टेप का भी। अब नहीं यूज़ करते इसका भी, है ना। अब यूज़ करते हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ये यूज़ करते हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस आजकल यूज़ किया जाता है। सीक्वेंशियल एक्सेस अब यूज़ नहीं किया जाता है। कौन सा यूज़ किया जाता है बताओ? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई। अब अपन बात करते हैं आपके सामने 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार की होती है, एक तो मैग्नेटिक होती है, एक ऑप्टिकल होती है और एक फ्लैश होती है भी। ये 3 प्रकार के अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बाहर से। मैग्नेटिक कौन कौन सी थी? एक तो फ्लॉपी डिस्क होती है और एक हार्ड डिस्क होती है। तो बाहर से भी हार्ड डिस्क लगा सकते हो भैया। फ्लॉपी पहले चलती थी, फ्लॉपी आती है, तो फ्लॉपी भी बाहर से लगा सकते हैं आप स्टोरेज के लिए, है ना। और हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, जैसे आप बाहर से हार्ड डिस्क खरीद के ले गए 2 GB, मतलब आप 1 TB के हार्ड डिस्क खरीद लाए। अब आपका पूरा डाटा था वो सारा उस हार्ड डिस्क में डाल दिया और कंप्यूटर को फॉर्मेट करके नया बना लिया आपने, और वो डाटा स्टोर करने लगे। ऐसा हार्ड डिस्क से मिली थी, एक आदमी पकड़ा आया था, आपको पता हो तो उसने हार्ड डिस्क बहुत सारी, गोदाम हार्ड डिस्क मिलती बहुत सारा डाटा हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख रखा था उसने। फिर जिस डाटा की जरूरत पड़ती तो हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में लगा लिया, स्टोर करके देख लेता था भाई क्या डाटा है। तो हार्ड डिस्क को रखा जाता है भाई। तो हार्ड डिस्क में एक स्टोरेज डिवाइस है एक्सटर्नल वाला। ठीक है, इसके बाद आएगा ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल में आती है CD आती है, DVD आती है, BRD आती है, HVD आती है ना। और इसकी भी फिल्म होती है, इनके बारे में डिटेल में बताऊँगा। ऑप्टिकल डिस्क को डिटेल में पढ़ेंगे अपन, बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और एक होती है फ्लैश डिस्क होती है आपकी,
तो अपने काम आती है सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डिस्क। अब समझाता हूँ मैं ऑप्टिकल डिस्क को डिटेल में, ये एक्सटर्नल डिस्क का भी है। तो ऑप्टिकल डिस्क डिटेल में कंप्लीटली बात करें, देखो ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बोर्ड पर देखिए। तो ऑप्टिकल डिस्क देखिए अब, तो ऑप्टिकल डिस्क देखिए, नोटिस कीजिए कितने प्रकार की होती है, मैंने बोला भी था अभी। ऑप्टिकल डिस्क 4 प्रकार की होती है भी। कितने प्रकार की होती है? हाँ, बचपन में खूब देखी आपने, मैं दिखा देता हूँ आपको। पहली ऑप्टिकल डिस्क होती है आपकी CD। पहली ऑप्टिकल डिस्क होती है CD, इसे इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। इसकी जो क्षमता होती है ना वो 650 MB से 750 MB होते हैं। बचपन में पहले आपके घर पे DVD प्लेयर होगा जब आप छोटे होंगे, हाँ ना, पहले डिस्क वगैरह का ज़्यादा बॉल बाला नहीं था, तो 30-40 रुपये में CD लेके आते थे। उसमें एक पिक्चर आती थी, उसको भी लगाते थे, गोल गोल आते थे ना, पैरामैग्नेटिक सरफेस होता था उसका, चिकना चिकना ऐसे गोल गोल CD आती थी। देखिए कभी CD देखी होगी यार, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं ना। बाबा रामदेव जी की पिक्चर लाया, कुछ भी लाया, घर पर लगाया ना, CD में लगाया और देखते थे घर वाले सारे, है ना। तो एक वो CD जो होती थी ना, उसमें एक ही पिक्चर मार सकती थी सिर्फ। क्यों मार सकती थी बताओ? क्योंकि उस CD की क्षमता सिर्फ इतनी होती है, 650 MB से 750। आजकल एक HD गाना आ जाता है इतने का, जब आप डाउनलोड करते नहीं आता था, एक HD गाना आ जाता है इतनी कैपेसिटी का। पहले एक पिक्चर देख लेते थे इतने में, तो है ना, HD गाना आ जाता था एक। अभी तो यूट्यूब पर कहीं से भी लो, तो आप देखो 650 MB 750 MB तक का स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी। तो CD की ज़्यादा नहीं होती थी कैपेसिटी, है ना। CD की कैपेसिटी कम नहीं होती थी, इसलिए DVD आ गई। फिर क्या आ गई बताओ? DVD। तो DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं इसे। DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी क्षमता ज़्यादा होती है। एक साथ आप DVD लाते थे, कई बार CD नहीं लाते थे, तो यार एक साथ 4-5 पिक्चर आती थी, उसमें 4 पिक्चर आती थी एक साथ। लाया हूँ कभी बचपन में, जो लाया हूँ उनको पता होगा। कट CD में तो एक ही पिक्चर आती थी, लेकिन DVD में एक साथ 4-5 पिक्चर आती थी। और 4-5 पिक्चर एक आ जाती थी बताओ? अरे इसकी क्षमता है 4.7 GB 7 GB तक होती थी। इसकी क्षमता कितनी होती थी? 4.7 GB से 7 GB। इसकी लगभग समझो इसकी 5 से 6 गुना होती थी क्षमता। तो 4-5 पिक्चर आ जाती थी, स्वाभाविक सी बात है। अच्छी क्वालिटी वाली आ जाती थी 4 पिक्चर, अब कम क्वालिटी होती तो 5-6 भी आ जाती थी, है ना। तो ये ज़्यादा पिक्चर आती थी बेस, इसलिए DVD लाने लग गए थे बाद में लोग बाग। कर यार एक में 4-5, अरे ये लाओ अब 30 रुपये की आ रही, या 40 की आ जाओगे, और 10 रुपये ज़्यादा लाग रहे हैं, 4-5 पिक्चर आ जाओगे। तो DVD लाने लगे थे लोग बाग। इसके बाद अगली चीज़ होती है BRD की फुल फॉर्म में ब्लू रे डिस्क। क्या होती है बताओ? क्षमता इसकी 25 GB से 50 GB तक होती भी, इस क्षमता ज़्यादा होती है। और इसका जो प्रयोग है ये बड़े लोग करते थे पहले, है ना। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के रूप में इसका प्रयोग करते थे, 25 GB से 50 GB तक होती थी। इसके बाद इसका प्रयोग सिनेमाघर वाले करते थे भैया। कौन करते थे बताओ? सिनेमाघर वाले। HVD बोलते थे इसे, होलोग्राफ वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं इसे। इसकी क्षमता 100 GB से 125 GB तक होती है। तो ये जो सिनेमाघर वाले पहले चलाते थे पिक्चर क्यों करके, तो इसका HVD का प्रयोग वही करते थे भी। आजकल सेटेलाइट से आती पिक्चर डायरेक्ट। सिनेमाघर में पिक्चर कहाँ से आती है? सेटेलाइट से। पहले सेटेलाइट थोड़ी आती थी, एक कमरा में से रोशनी पड़ी थी, देखिए था ना पहले का सिनेमाघर पिक्चर देखो। यह था ना जनता टाकीज, कृष्णा टाकीज में पिक्चर देखे कभी? बारह में 2 टाकीज है, 12 में पहले। ये 5 को अपने 5 को तो कृष्णा टाकीज है, और रोटी जनता टाकीज तो टूटी गयो, ये तो हाल न टूटे वाले किसी को। 12 में 2 फेमस टाकीज थे भैया, जनता टाकीज और कृष्णा टाकीज। कृष्णा टाकीज तो पीछे ही, यहाँ पिक्चर चले थे, लाइट पड़ी, कमरा में 5 ऐसी वो सामने रहा पर्दा, है ना। तो स्टोरेज कैपेसिटी HVD से होती थी भी, है ना। तो पर्दा दुखो जो पर बड़ो वहाँ से। और जैसे कोई ब्रेक होता था ना, उन लाइट का पास में कोई बैठे तो लाइट का आगे आ जाओ तो ना, तो वहाँ ऊँटी दिखो जो पर्दा में ऐसा सिस्टम से पहले। पर आजकल एकदम क्लियर दिखता है क्योंकि सारा सेटेलाइट सिस्टम है, कोई पर्दा वर्दा सिस्टम नहीं आता। तो कंप्लीट सेटेलाइट होगा। जो पिक्चर मुंबई में शुक्रवार को रिलीज होगी ना, वो हर स्क्रीन पर आ जाती है जो उन्होंने पैसा दे रखा सब आ जाती है ना। तो सारा सिस्टम सेटेलाइट से कर दिया गया। तो ये होती है। अब CD भी 4 प्रकार की होती है। तो ये तो 4 प्रकार की थी, लेकिन CD के भी 4 भाग हैं। CD के कितने भाग है बताओ? CD 4 प्रकार की पाई जाती थी भैया। CD 4 प्रकार की होती थी भैया। CD कितने प्रकार की होती थी? 4 प्रकार की। तो पहली CD रोम, ये केवल इसमें रीड कर सकते थे। अब जैसे पिक्चर ले आए 750 MB की, है ना, पिक्चर देख ली, बस इतना काम कर सकते थे आप। CD रोम, ये CD रोम में होती थी, इसमें पिक्चर देख सकते थे हम। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे कुछ भी, न तो इसको डिलीट विलीट कुछ नहीं कर सकते थे। CD पिक्चर देख सकते थे, इसमें सिर्फ केवल रीड करने का काम कर सकते थे, मतलब देख सकते थे। और दूसरी होती CD WORM, राइट वन रीड मैनी। इसमें केवल एक बार राइट किया जाता था और कई बार आप देख सकते थे, है ना। तो कई बार देख सकते थे, ये भी उसी का भाग है लगभग। और दूसरा वाला CD रीराइटेबल होती है। रीराइटेबल CD, खाली CD आती है भाई, बार बार राइट और बार बार इरेज कर सकते हो। खाली CD भी आती है, 20-30 रुपये की भी मार्केट में मिलती है, आपको बताओ दो। अभी भी ला सकते हैं स्टेशनरी दुकान पर साहब। खाली CD आती है, उसको आप लगाओ कंप्यूटर में, उसमें कुछ भी डालो और डाल के पेन ड्राइव की तरह काम में ले सकते हो। 30 से 40 रुपये की CD मिल जाएगी मार्केट में, आप उसको पेन ड्राइव की तरह काम में ले सकते हो। अब तुम्हारे में दिमाग में एक सवाल आ जाएगा,
है ना, कि सर पेन ड्राइव तो आती है लगभग 300-400 रुपये की, है ना। पेन ड्राइव ये जो लग रही है कितनी ज़्यादा महंगी आती है, कैपेसिटी के हिसाब से महंगी आती है, ये तो महंगी आती है सर पेन ड्राइव तो, जो अपन ने लगा रखे। CD क्यों नहीं लाते सर? CD तो 30-40 रुपये में आ जाती, उसमें भी डाल के ला सकते हैं अपन, कोई भी डाटा मिला के ला सकता हूँ। लेकिन भैया उसको नुकसान है, क्या दो नुकसान है भैया? एक तो उसकी कैपेसिटी से तुलना में कम होती है भैया, 750 MB में कोई डाटा आएगा ही नहीं अगर मेरे पास अच्छा डाटा है तो। हाँ डाटा आ भी जाएगा, दूसरी कैपेसिटी क्या है कि उसको ज़्यादा देर तो काम में नहीं ले सकते भैया। 6-7 बार 8 बार रीड राइट करोगे ना आप, फिर डिलीट करोगे तो उसका फेरोमैग्नेटिक सरफेस होता है चिकना वाला, देखा आपने? उससे बोलते फेरोमैग्नेटिक सरफेस, वो घिस जाता है अभी। जब भी तो पुराने ज़माने में तुम पिक्चर देखते हो, तुमने देखा होगा, है ना। तो जैसे आप 5-6 बार एक ही पिक्चर बार देख लेते हैं, बाबा रामदेव जी की पिक्चर लाया और सारी तन बार 5 बार देख ली, या कोई दिल वाले पिक्चर लेके आया, अब दिल वाले पिक्चर लाए, अब आपने 4-5 बार देख ली, अब जहाँ से वो घिस जाता था ना, अब जैसे पिक्चर 1 घंटा 40 मिनट की हो गई और वहाँ जगह ऐसे चपक जाता है, हीरो हीरोइन गाना चल रहा है, डांस कर रहे, ऐसे चिपक, फिर चपक, फिर छूटा चपक, फिर आवाज ऐसे छूट गई, ऐसे होता ही नहीं होता था। नोटिस किया होगा भैया आपने, ये फेरोमैग्नेटिक सरफेस ही घिसने के कारण होता था, है ना। अगर आप फिर था को भी कमाल बहुत जोरदार, क्योंकि हिंदुस्तान में जुगाड़ बहुत खतरनाक चलता है। फिर वो CD निकाला जा, CD पर पानी फटकर, अब फिर बढ़िया कपड़ा से पूंछ और फिर लगाओ चा, फिर आपको पता है ऐसा करने से फेरोमैग्नेटिक सरफेस और ज़्यादा घिसता है ना। फिर लगाओ चल, अब पहले तो एक जगह चपक रही थी, अब 2-3 जगह चपक, फिर गानों चाल है वहाँ तक चाल है, अब तो दिमाग खराब हो गया कि यार 1 घंटा 40 मिनट को बड़ा चलो को बाद में चलो, फिर था जूँ जाओगे से आगे ऐसे रह जाओ, घड़ी फिर यूँ रह जाओ गाते ऐसे। तब पहले पिक्चर देखने का अलग ही आनंद था भी, आपने देखा होगा, बहुत मज़ेदार बात थी वो, इस वजह से होता था, इसलिए पेन ड्राइव का प्रयोग करने लगा। इसमें कोई चिपकने की संभावना 1% भी नहीं है। हाँ अगर आपके डाउनलोडिंग में मिस्टेक हुई है, जैसे 100% डाउनलोड नहीं होने दिया आपने सही तरीके से, और आपने उसको डाउनलोड करे पूरा नहीं हुआ, उसके बाद ही पेन ड्राइव में रख लिया, फिर चिपक सकती है पेन ड्राइव में भी। पेन ड्राइव में चिपकने का एक ही कारण है, बताओ कौन सा? आपने इंटरनेट से फुली डाउनलोड नहीं होने दिया, 100% डाउनलोड नहीं होने दी, और डाउनलोड हो जाए 100% हो जाती है तो दिक्कत ही नहीं। इस प्रकार 4 प्रकार की डिस्क होती है। अब आते थे जिस मेमोरी की बात करें, सबसे लास्ट में अपन कर रहे थे आपके सामने स्टोरेज कैपेसिटी कौन कौन सी होती है। ये जो चार्ट में दिखा रहा हूँ, इससे 100% एक क्वेश्चन पक्का भी है आपको पेपर, हमेशा, ये मेरी गारंटी लिखित में ले लेना भाई, मैं बोल रहा हूँ आज आपसे। ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इससे एक क्वेश्चन 100% पक्का, मैं तुम्हें भी लिखवाऊंगा, अभी तो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ। इससे एक क्वेश्चन 100% है ना, किसके बराबर क्या होता है ना, किसके बराबर क्या होता है। इस डायरेक्ट आ 1 GB के बराबर कितना होता है, 1 TB के बराबर कितना होता है, ऐसा आ जाता है। और वो बोलते था ये कम क्षमता से अधिक क्षमता तो आरोही क्रम में जमा, अवरोही क्रम में जमा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भी डायरेक्ट ही बताएंगे जब आपको लिखवाएंगे तब कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो काफ़ी मजेदार क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का आपके पेपर में, चाहे चतुर्थ दे रहे हो आप, वीडियो दे रहे हो, फटवार दे रहे हो, समता से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो चलो देखो 4 बिट बराबर एक निबल होता है भी, समता यहाँ से शुरू होती है, बिट होता है पहले, बिट क्या होता है, बिट। तो 4 बिट बराबर एक निबल होता है और 8 बिट का 1 बाइट होता है। 8 बिट का क्या होता है, 1 बाइट होता है। 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं और 1024 बाइट 1 किलोबाइट बनाते हैं। और इसके बाइनरी में समता होती है 2 की पावर 10, है ना, क्या होती है 2 की पावर 10 होती है, और इसको लगभग 1000 बोलते हैं। तो देखो ऐसे क्रम चल रहा है, ये किलोबाइट है पहले, ये मेगाबाइट हो गया, ठीक है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है ना, और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है, GB बोलते हैं इसे। अरे ये बढ़ता हुआ क्रम, इसका कौन सा क्रम बताओ, ये बढ़ता हुआ क्रम आ जाता है एग्जाम में कई बार, समता का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। ये टेराबाइट आ गया, है ना, ये बढ़ता पेंटाबाइट आ गया, है ना, ये एक्साबाइट आ गया, है ना, इसके बाद ये आ गया पेंटाबाइट आ गया, फिर एक्साबाइट आ गया, ऐसे बढ़ता हो जा रहा। ये बढ़ता हुआ काम है कैपेसिटी का, इस प्रकार से बढ़ता हो जाएगा 2 की पावर 30 गीगाबाइट। मैंने अप टू टेराबाइट बोला था ना आपको, तो टेराबाइट से ज़्यादा क्षमता की मैंने बोला था आपको। तो टेराबाइट की क्षमता कितनी होती है, 2 की पावर 40, मतलब 1000 की पावर 4, 2 की पावर 40, 1000 की पावर 4, ये टेराबाइट होता है। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला था, 1000 की पावर 10 बोला था मैंने, क्या बोला था, 1000 की पावर 10। देखो लास्ट वाला जियो बाइट आ गया, देखो एंड में क्या आ गया, जियो बाइट आ गया, ब्रोटा बाइट के बाद जियो बाइट आ गया 1000 की पावर 10। ये तो कहा था मैंने आपके सामने 1000 की पावर 10 आ गया, देखो ये देखो 1000 की पावर 10 समता। और अगर आप बाइनरी में कहना चाहो तो 2 की पावर 100, मतलब 2 को 100 बार गुणा कर दो आप, इतनी क्षमता आ गई इसकी। तो एक जियो बाइट तक क्षमता आ गई 1024, है ना, ब्रोटा बाइट के बराबर होता है। और 1 ब्रोटा बाइट 1024 योटा बाइट के बराबर होता है, और 1024 जोटा बाइट होता है योटा बाइट के बराबर। तो इस प्रकार से इतनी क्षमता आ चुकी है। हाँ, तो लोग बाग तो टेरा बाइट तक यूज़ कर रहे हैं,
तो सोचो उस टाइम पे कितने से 1 GB को तो अपनी आने वाली जो पीढ़ियाँ होगी ना, GB में तो बात ही नहीं करेगी भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 10-10 GB का तो एक गाना रहेगा, 10-10 GB फुल HD क्वालिटी। भाई साहब पूरा कमरा की दीवार पर चला तो एकदम दूध की नहीं दिखोगे, फाटक दोगे ना भाई, ये तो डिजिटल क्वालिटी रहेगी, है ना। तो ये समझो कि 10x10 की पूरी दीवार पे या फिर 20x10 की पूरी दीवार पर चला तो शानदार स्क्रीन दिखेगी, गजब, है ना। इतनी बड़े शानदार कैपेसिटी को, जितना कैपेसिटी होगी उतना पिक्सल्स अच्छे होंगे, पिक्सल्स अच्छे उतने फटने के चांस होंगे। अच्छा ये बताओ आप का, जैसे 2 वीडियो डाउनलोड करिए आपने, एक वीडियो जो डाउनलोड किया 300 MB का, वही वीडियो सेम कम क्वालिटी में, और एक वीडियो डाउनलोड किया आपने वही वीडियो 4 GB में, तो कौन सा अच्छा दिखेगा आपको? एक चीज़ बढ़िया दिखेगी आपको 4 GB वाले, और 300 MB वाले में जैसे ताना कैपेसिटी बढ़ा ऐसे फटाफटा मन दिखेगा, मुंडा फाट रही हो, है ना, ऐसे दिखेगा, ढंग से दिखेगा नहीं मुंडा, चेहरे समझ में ना हो, कई बार समझ ना हो तो कई बार अपना अच्छा प्रिंट, बिना अच्छे प्रिंट में पिक्चर देखते हैं ना, कई बार डब पिक्चर आ जाती है और आप देखना चाहते हो, है ना, तो पायरेटेड आ जाती है, तो आप देखना चाहते हो तो क्या होता है फिर जब उसको देखते हो आप, तो अजीब नहीं लगता थोड़ा, वो अजीब माहौल हो जाता है। ठीक है भाई, इस प्रकार से पॉसिबल है ना। तो इस प्रकार जो यहाँ तक मेमोरी के बारे में बताया हमने आपको, तो मेमोरी इस प्रकार की होती है, सारी मेमोरी अपन आपको बता दी। तो कम्प्लीटली मेमोरी इस प्रकार की होती है, इसका बढ़ता हुआ क्रम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। धन्यवाद।